हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 6 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है वो उसमें चैप्टर नंबर 6 पे आए हुए हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस क्लास का, यानी कि 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। ठीक है, इसका नाम है हमारा देश इंडिया। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं इसका। ठीक है, बारी बारी से 1 बाई 1 इसका अध्ययन करेंगे हम। भारत के देश, भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, उत्तर में यह है हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा हुआ है, यानी कि उत्तर साइड क्या है, हिमालय का ऊंचा शिखर है, पर्वत पठार है। पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में इसके क्या है, अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उत्तर में दक्षिण में हिंद महासागर है, यानी कि हिंद महासागर जो कि प्रायद्वीपीय भारत के जो तट है उनसे लहराता है। अब एक बार मैप निकाल के एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बताया मैंने आपके, इसमें मैंने देखो ये रहा, इसमें देखो ये वाला हमारा हिमालय वाला पोर्शन है। ठीक है, उत्तर में हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी बताई गई, ये रही पूर्व में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर है, जबकि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, यानी कि ये हमारा हिंद महासागर है ये। और जो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीप जो एरिया तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। जिसकी बाउंड्री 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। जैसे इंडिया का जो ये एरिया है, पूर्वी एरिया, पश्चिमी एरिया और जो दक्षिणी एरिया क्या है, ये नीचे वाला घिरा हुआ है वाटर से, तो इसलिए ये प्रायद्वीप भारत कहलाता है। दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है भाई। इसी के साथ हम देख लेते हैं आगे। जो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है, यानी कि 32,87 और 200 सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पड़ता है भैया। ठीक, उत्तर में लद्दाख से लेकर जो कन्याकुमारी तक, उत्तर में जो लद्दाख एरिया है वहाँ से लेकर जो कन्याकुमारी तक का इसका विस्तार कितना है, 3,200 किलोमीटर है। जबकि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है भाई, वो किबिथू नाम की जगह है, जिससे इसका पॉइंट से हमें जो ये लंबाई या चौड़ाई हमने नाप रखी है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में किबिथू से लेकर जो गुजरात के गुहारमोती जगह से ले जगह तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2,900 किलोमीटर 2,900 किलोमीटर है। ऊंचे जो पर्वत पठार भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान और जो आसमान पठारी सतह है, वो तटीय भाग और द्वीप समूह जो स्थल भिन्नताओं को जो दर्शाते हैं, वो ऐसा है कि भारत हमारा देश है। यहाँ पर जो जलवायु, वनस्पति और वन्य जीवों के साथ साथ जो भाषा और संस्कृति है उसके ऊपर भी अलग अलग भिन्नताएँ पाई जाती हैं। ये भिन्नता हमें इसी भिन्नता के अंदर हम एकता में बंधे हुए हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 से अब तक भारत की जो आबादी है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। कितनी हो चुकी है भाई, 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। चीन के बाद विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला देश कौन सा है भाई, भारत ही है। इसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ भाई, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, बीचों बीच से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो कितना भाई, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ठीक है, देखो ये मैं बताती हूँ आपको। जो दक्षिण से लेके 8 डिग्री और 6 मिनट 8 डिग्री 6 मिनट यहाँ से है भाई वो। और जबकि हम अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से हम पूरी लैंड एरिया मापेंगे जो कि भारत के अधीन है, उसकी क्या आ जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट काउंट करेंगे, यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट काउंट करेंगे, और यहाँ तक, यहाँ जो उत्तर में, यहाँ तक जो उत्तर में 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक इसको नापा जाता है। पश्चिम में यहीं पश्चिम और पूर्व का विस्तार और देख लेते हैं भाई। पश्चिम में इसका विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। जब यानी कि हमारा भूमध्य रेखा ये मान ली भाई, हमारा इंडिया यहाँ से पड़ता है, सॉरी यहाँ से पड़ता है, तो ये इतनी जगह है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ से थोड़ी सी नीचे पड़ जाएगा जो इंदिरा पॉइंट है वहाँ से। ठीक है, और इसी तरह इसका ये विस्तार और ये विस्तार, इसका पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार है, पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है का 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर हम विश्व का पूर्वी और जो पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो जो भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है भाई, कौन से गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध में आएगी और पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही रहेगी, पश्चिम में भी नहीं आएगी और दक्षिण में भी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। इस तरह है कि भारत पर स्थित दो स्थानों के जो बीच समय के अंतर को लगभग 2 घंटों का अंतर होता है। यानी कि जो देशांतर बताए गए हैं अरुणाचल, यानी कि यहाँ के टाइम में और जो यहाँ के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक, बट जो ये टाइम का अंतर को समाप्त करने के लिए हमने क्या 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर को स्थानीय समय मान लिया गया है, मतलब कि मानक या में उत्तर मान लिया गया है। इस आधार पर जो हमारा समय है इंडिया के अंदर वो इक्वल है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश के लिए जो स्थानीय समय है 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश पर कितने मिनट का अंतर होता है भाई, 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के जो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाता है। हाँ भाई पहले हो जाता है ये तो मानते हैं, बट टाइम है ना, वो जो टाइम सेम रहता है हमारा, ये भी और वो भी सेम रहता है टाइम, बट जो सन का उगना और जो छिपना होता है, उदय होना और अस्त होना होता है ना, वो थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले 5 से हो जाता है, यानी कि जो अंधकार छाता है वो पहले हो जाता है, वहाँ पे 5 बजे हमारा सन अस्त हो जाता है। ठीक है, इसी तरह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के जो स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया, क्योंकि यह भारत के बीचों बीच से क्योंकि ये भारत का जो बीच हाफ पोर्शन इस साइड हो जाएगा, हाफ पोर्शन इस साइड हो जाएगा, बीच की देशांतर थी, इसलिए इसको भारत का याम्योत्तर समय माना गया। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और देख लेते हैं भाई। भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, 7 देशों की जो स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं, उन देशों के नाम का पता लगाइए, मैं आपके माध्यम से देखते हैं भैया। 7 देश कौन कौन से भैया। सबसे छोटी बाउंड्री कौन से देश की लगती है भाई, अफगानिस्तान की, जो कि लद्दाख एरिया से लगती है। ठीक है, फिर इसकी इसी के साथ सेकंड नंबर पे कौन से की लगती है भाई, इसी साइड से देख लेते हैं। फिर पाकिस्तान की लगती है हमारी 2, थर्ड नंबर चीन आ जाएगा, 4th नेपाल आ जाएगा, 5th भूटान, 6th बांग्लादेश, 7th म्यांमार हो जाएगा, और वाटर बाउंड्री के साथ क्या है, श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे देखते हैं। इसमें क्या भौतिक मानचित्र के बारे में बताया गया है, ये राजनीतिक मानचित्र। इसमें भैया आप जो मैप का लोकेशन है वो देख लेना, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नीचे साउथ हो जाएगा। ठीक है,
इसी के साथ आप जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी राजधानियाँ हैं, इनको बारे में आप डिस्कस कर लेना। और जो इनकी राज्यों की जो बाउंड्री है, कौन कौन से राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है, जैसे कि 2018 में पीजीटी केवीएस में पूछा गया था कि जो सिक्किम है, सिक्किम को ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाउंड्री साझा करता है। यानी कि जो सिक्किम है एक ऐसा राज्य है, छोटा सा राज्य है, देखो ये भूटान से भी साझा करता है सीमा, और नेपाल से भी और चीन से भी, ये 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन 2018 में केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं भाई इसी के साथ नेक्स्ट पे। इनमें से कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती है और दक्षिण में समुद्र में स्थित जो 2 द्वीप है, श्रीलंका और जो मालदीव, हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत और जो श्रीलंका है उसको क्या करती है, अलग करती है। पाक क्या है, स्थल संधि नहीं है भाई, जल संधि है। लास्ट वीडियो में मैंने जो उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका में बताया था कि वो कौन सी संधि से जुड़े हुए हैं, वे कौन सी से जुड़े हुए हैं, स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। बट ये क्या है, जल संधि है। आप इसके ऊपर फोकस करना, जल संधि और स्थल संधि के ऊपर पक्का। ठीक है, इसी के साथ हम ये और देख लेते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है, यानी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। नहीं भाई, इतना बड़ा देश भी नहीं है, बट इसमें ये 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें कुल टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले 6 देश और भी आ जाते हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें देखो ये पर्वत, पठार और मैदान बताई गई हैं। कौन कौन सी नदियों के बारे में बताया गया है। देखो इसमें ये मेन नदी सिंधु के अंदर सतलुज भी मिलती है, रावी भी इसकी सहायक नदी बनी हुई है, चिनाब भी, झेलम भी। ठीक है, ऐसे ये मरुस्थल दिखा दिया। इस साइड ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है, अरावली है। इसी के साथ हमारे इस साइड ये जो यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल, यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल। ये आप बारी बारी से अच्छे से देख लेना भाई मैप में। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती हैं, वो कौन सी, ये रही नर्मदा और ताप्ती नदी, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं भी। इसी तरह चलो एक और देख लेते हैं, इसी के साथ साथ क्वेश्चन और देख लेते हैं। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, यानी कि जो इंडिया का जो लैंड एरिया है, ये बड़ा एरिया जो कि धरती के साथ धरती मिलती है, यानी कि लैंड स्थल के साथ ही सीमा साझा करता है। लैंड एरिया वो कितना है, वो है भाई 15,200 अप्रोक्सीमेटली 200 मान लेते हैं, बट 15,106.7 किलोमीटर है। कितना है, 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी हमारा लैंड एरिया 15,200 अप्रोक्सीमेटली 200 मान लेते हैं। इसी के साथ जो हमारा वाटर बाउंड्रीज है वो कितनी है, जो यह जलीय एरिया है, जहाँ तक जलीय सीमा साझा करता है, वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर, यानी कि इसको क्या बोल देते हैं, 7,500 बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली। मतलब कि इतनी जलीय सीमा हमारी साझा करता है इंडिया, जलीय सीमा लगी हुई है। इसी के साथ हम चलते हैं आगे। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर होने लगा। कब से, 1953 के बाद में। 1953 में कौन सा राज्य गठित हुआ था भाई, आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश गठित हुआ था। भौतिक विभाजन के ऊपर रखते हैं। भारत में पाई जाने वाली जो भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि जो बर्फ से ढका हुआ हिमालय क्या है, एक बॉडीगार्ड या संतरिया, हम देसी भाषा में क्या है, संतरी बोल देते हैं, बॉडीगार्ड की तरह काम करता है हमारा। ऐसे खड़ा हुआ जैसे ड्यूटी दे रहा है। हिम प्लस हिमालय का मतलब है बर्फ़ का घर, यानी कि बर्फ़ से बना हुआ घर। हिमालय पर्वत की 3
मुख्य समानांतर श्रेणियों में बैठा हुआ है। मेन समानांतर श्रेणियाँ हिमालय की कितनी है भाई? 3 श्रेणियाँ हैं, जिसमें से एक तो वर्त हिमालय है, जिसे कि क्या कहा जाता है? हिमाद्री, जो कि बर्फ़ जिमी हुई है, हिमाद्री कहा जाता है। उसी के साथ जो मध्य हिमालय है उसे क्या कहा जाता है भाई? हिमाचल कहा जाता है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल। और जो लास्ट हिमालय है, उत्तर हिमालय, दक्षिण हिमालय बोल देते हैं, या फिर उसे शिवालिक बोल देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? शिवालिक। इसी के साथ हिमालय के दक्षिण में भारत का जो उत्तरी मैदान है, ये मैदान समतल सपाट हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए जलोढ़ मिट्टी से बनाए गए हैं, जो कि कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। इन मैदानों में क्या है? जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे खेती होती है, तो भाई मेन सी बात है भाई, लोग भी बसेंगे वहाँ पे, आजीविका का साधन है। तो इसी के साथ भाई देखो ये और जान लेते हैं, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। वो कौन सा डेल्टा भाई? सुंदरवन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा क्या करती है? वो कैसी है भाई? त्रिभुज के आकार क्या करती है? डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहानों पर बनता है। जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है, उससे थोड़ी देर पहले यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि जब वो डेल्टा का निर्माण करती है तो वहाँ पे उसका मुहाना कहा जाता है, नदी का मुहाना कहा जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यानी कि जो पश्चिमी भाग है भारत का, उसमें क्या है? मरुस्थल स्थित है। भारत के अंदर थार मरुस्थल है, इंडिया के अंदर। यह सूक्ष्म, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, यानी कि बहुत कम वनस्पति है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, ये तो आपको बताया था मैंने, तीनों ओर से वाटर से घिरा हुआ, वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति क्या है? त्रिभुज के आकार की आकृति है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुज के आकार की आकृति है। इसका जो धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा और उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां हैं। यानी कि प्रायद्वीप वाले भाग में जो नीचे वाला दक्षिणी एरिया है, वहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा घाटियां भी हैं, पहाड़ी एरिया भी हैं वहाँ। ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में यानी कि जो राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल और जो सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रृंखलाएँ हैं, जिससे कौन सी नदी बहती है भाई? नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं, उन्हीं के महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर जो नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं, वे क्या है? बहती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यानी कि ये क्या बताया था मैंने आपको? पश्चिम की ओर, यानी कि ये अरब सागर में गिरती हैं, खंबात की खाड़ी में। ये अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के जो पश्चिम में पश्चिम घाट, इस पठार के जो पश्चिम में जो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, इसके पठार के पश्चिम में क्या है? पश्चिमी घाट, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या कहा गया भाई? सह्याद्री कहा गया। पूर्वी घाट में स्थित है, तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। इस साइड पूर्वी घाट होगा, इस साइड पश्चिमी घाट का नाम क्या है? सह्याद्री। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। पश्चिमी घाट का जो विस्तार एक समान नहीं है। जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार क्या है भाई? एक समान नहीं है। जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में क्या है? टूटा हुआ है, असमान है। क्योंकि असमान क्यों भाई? क्योंकि उस साइड जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है, तो वे अपना मुहाना बनाती है, इसलिए उस साइड जो पूर्वी घाट है वो क्या है? टूटा फूटा, कटा फटा है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लोहा, एक्स की प्रचुरता पाई जाती है। यानी कि पूर्वी घाट पर कोयला, लोहा, एक्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है ज़्यादातर। वो वहीं मुहाने पर क्या है? उसे डिपॉजिट कर देती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में जो तटीय मैदान स्थित हैं, पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकड़े हैं। यानी कि पश्चिम की तरफ जो तटीय मैदान है वो क्या है? काफ़ी सकड़े हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान क्या है? अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, उनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिससे कि जो मुहाने का निर्माण करती है और उस डेल्टा का निर्माण करती है। इसी वजह से जो उनका तट है, पूर्वी तट, वो क्या है? चौड़ा हो जाता है। ये नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे कि वो तट क्या है? चौड़ा हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र अपने
मुहाने पर कौन से डेल्टा का निर्माण करती है? गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से डेल्टा का निर्माण करती है भाई? वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इसी तरह जो सुनामी के बारे में ये बताया गया भाई, जो 2004 में जो सुनामी आई थी इंडोनेशिया में, उसके बारे में देखो ये बच्चों ने लिख के ये बताया है। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जिले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकाल कहर ढाया। ये भाई एक कविता से लिख रखी है भाई। इसी तरह देखो ये सुनामी का कहर दिखा रखा है भाई। ऐसे सुनामी आए थे, ऐसे लोग तबाह हो गए थे उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा 2004 में आई थी जो सुनामी, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, इंडिया तक का नुकसान हुआ था। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, यानी कि जो लक्षद्वीप है वो क्या है? अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है, यानी कि प्रवालों से निर्मित द्वीप है क्या? लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी में से प्रभावित हुआ था? कौन सा हुआ था भाई? कौन सा हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, सुनामी से ज़्यादा प्रभावित हुआ था क्योंकि इस साइड जो इंडोनेशिया है उसमें सुनामी आई थी, उस वजह से भारत तक का जो एरिया इफेक्ट हुआ था। जब सुनामी भारत तक से टकराई थी तो उस किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से सुनामी का चुनौती का सामना किया था। यह विशाल तरंगें थी जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है? जब समुद्र में, जैसे लैंड एरिया में भूकंप आता है ऐसे ही समुद्र में भी भूकंप आता है ना, उस टाइम तब सुनामी उत्पन्न हो जाती है भाई, क्योंकि वो जो वाटर है वो हलचल करने लग जाता है इस वजह से, ठीक है। इसके जो परवाल है, जो लक्षद्वीप है वो परवालों से बना द्वीप है। उसके बारे में, परवाल के बारे में और देख लेते हैं भैया। परवाल होते क्या हैं, ठीक है। परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं, जब जो जीवित जी आखिरी जो पोलिप जीते जीते पोलिप मर जाते हैं तो वे कंकाल के रूप में बच जाते हैं। अन्य पोलिप वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर हो जाती है। जो और पोलिप जन्म देते हैं वो उनके ऊपर स्थित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके वो जो कंकालों के ऊपर स्थित हो जाते हैं और वह ठोस बन जाता है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार परवालों का द्वीप का निर्माण हो जाता है, जैसे कि लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, वो भी क्या है? एक परवाल द्वीप है। इसी तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ हम ये जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन सही है और देख लेते हैं भाई। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है भाई? सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? हिमाद्री। और जो मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल। और जो सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, ठीक है। नेक्स्ट है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो मैंने बताया था सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? जो पाक जल संधि है वो कौन से देशों के बीच स्थित है? कौन से जल संधि है भाई? ये स्थल नहीं है, जल है। कौन से देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में कौन से द्वीप समूह है भाई, जो कि पश्चिम साइड, पश्चिम दक्षिण में पड़ता है? अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप। कौन से द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है भाई? अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो भारत की ही नहीं वो पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देखो मानचित्र के बता दिए भाई, कर्क रेखा के बारे में बता दिया, भारत का मानक यामी उत्तर के बारे में बता दिया, किस राज्य में निवास करता है, ठीक है। इसी तरह इसमें आया था ना कर्क रेखा, मैंने आपको बता दिया था कर्क रेखा की कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलो फिर बताती हूँ इसमें कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलते हैं मैप की तरफ। मैप पर जाते जाते हमें एक बार वो कर लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कर्क रेखा हमारे कौन कौन से देशों से होकर, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ गया भाई मैप? ये रहे। चलो उस वाले राजनीतिक मैप पे चले जाते हैं। ये रही भाई कर्क रेखा हमारी कौन कौन से गुजरती है। गुजरात से जाती है भाई, देख लो अच्छे से। गुजरात से जाती है, मध्य प्रदेश से जाती है, फिर छत्तीसगढ़ से जाती है, फिर झारखंड से जाती है, पश्चिम बंगाल से जाती है, फिर ये क्या है
त्रिपुरा से जाती है और मिजोरम से जाती है। ठीक है, एक राजस्थान को भी कवर कर रखा वगैरह। ठीक है, ये हमारे 8 देश हैं जिनसे ये होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, गरम छत पर मज़ा। क्या है इसकी ट्रिक? गरम छत पर मज़ा। ग से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान, गरम छत, छत्तीसगढ़, तैती त्रिपुरा, और पै से पश्चिम बंगाल, मैं से मिजोरम, और जो जैसे झारखंड। गरम छत पे मज़ा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज जो आपको मिल सके। हमारा जो क्लास नंबर 7 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे हम कल। आज हमारी जो 6 क्लास की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो चुकी है। पहले हम ज्योग्राफी की कर लेंगे 12 तक, फिर उसके बाद में हम एसएसटी और फिर पॉलिटिक्स और जो हिस्ट्री के बारे में और पॉलिटिकल के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।